हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया के बारे में। ग्लिम्स का मतलब होता है कोई एक झलक। और यहाँ पर इस चैप्टर में क्लास 10th का ये जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर 3 पार्ट्स में हम लोग इंडिया की झलक को देखेंगे। पहला वाला जो पार्ट है वो बेकर्स के बारे में बता रहा है। एक टाइम पर बेकर्स यानी ब्रेड बहुत फेमस हुआ करती थी गोवा में, जब वहाँ पर पोर्चुगीज़ का शासन था। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैड एन इम्पॉर्टेंस प्लेस इन द सोसाइटी। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी की इमेज बनाना। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि लिख करके किसी का वर्णन करना। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ट्रेडिशनल टाइम में गोवा में मतलब गोवा के जो लोग हुआ करते थे उनके लिए ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में, इसको हम देखेंगे। और यहाँ पर ऑथर अपने बारे में बताते हैं, अपनी बातों को याद करते हैं और वो बताते जाते हैं कि उनके समय में ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। चलिए चैप्टर को एक बार देख लेते हैं। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। हमारे पुराने समय में हमारे जो एल्डर्स यानी जो बड़े हैं वो आज भी याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं किनको, उन पोर्चुगीज़ डेज़ को याद करते हैं जिस समय में वहाँ की ब्रेड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। जो ब्रेड खाने वाले थे वो उस समय वाले आज तो नहीं है, लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले उस समय थे उनकी पीढ़ी आज भी ब्रेड बनाने का काम कर रही है। वी स्टिल हैव amongst अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हमारे बीच ब्रेड को मोल्ड करने वाले, आपको पता होगा जब ब्रेड को बनाया जाता है तो पहले उसके लिए कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड को आटा बनाया जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, उसको बेक किया जाता है। तो उसी के बारे में हमारे जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो बताते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज भी हमारे बीच में ब्रेड के आटे को मिक्स करने वाले, उनको शेप देने वाले मोल्डर और बेक करने वाले जो बेकर्स हैं वो आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। उस समय की जो भट्टियां हैं जिन पर ब्रेड्स को बनाया जाता था वो आज भी हमारे बीच हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एग्जॉस्टेड, क्या एक्सटिंग्विश्ड। कहने का मतलब ये है कि जो भट्टी में आग उस समय थी वो आज भी है, यानी कि जिस तरीके से, जिस क्रेज से ब्रेड उस समय बनाई जाती थी वो क्रेज ब्रेड का आज भी गोवा में देखने को मिलता है। द थर्ड एंड अ जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। उस समय यानी पुराने टाइम पर जब जो फायर थी यानी जो फर्नेस में यानी कि जो भट्टियाँ थी जो जल रही थी वो आज भी हमको देखने को मिलती हैं। जब उस समय बेकर्स आया करते थे तो उनके पास एक बैम्बू हुआ करती थी। वो बैम्बू, अच्छा आप लोग कभी भी कोई लकड़ी को अगर ज़मीन पर पटकते हो तो वो ठट जैसी कोई आवाज़ आती है, वो आवाज़ और जो घंटी की आवाज़ होती है जिंगल साउंड, वो साउंड आज भी कई जगहों पर सुनने को मिलती है। यानी गोवा के कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर भी ये आवाज़ आज भी सुनने को मिलती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सोन स्टिल कैरियर्स ऑन द फैमिली प्रोफेशंस। यानी कि हो सकता है कि पुराने समय में उनके जो पापा यानी जो उनके जो पिताजी हुआ करते थे, दादाजी और जो फैमिली में जो लोग हुआ करते थे वो लोग आज ना रहे हों, लेकिन उनकी फैमिली में उनकी जो पीढ़ी है वो आज भी ये काम कर रही है और आज भी गोवा में ऐसे लोग मिलते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और आज भी वो बेकर्स गोवा में मौजूद हैं, उनको पैडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड्स। हमारे बचपनी में गोवा में जो बेकर हुआ करते थे वो हमारे दोस्त, कंपेनियन और गाइड सभी कुछ थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में एटलीस्ट 2 बार आया करते थे। वंस वेन दे सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन वेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। यानी कि जो ब्रेड वाले आया करते थे वो एक बड़ी सी बास्केट लेकर आया करते थे। सुबह एक बार आते थे और एक बार शाम को। सुबह के समय ये ब्रेड बेचने वाले तब आया करते थे जब इनकी डलियाँ ब्रेड से भरी होती थी, और सेकेंड टाइम ये तब आया करते थे जब इनकी बास्केट पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। सुबह सुबह जब हमारी आँख खुला करती थी वो
बैम्बू की, यानी जो ब्रेड बेचने आते थे उनकी बैम्बू की आवाज़ से ही हमारी आँख खुला करती थी और हम लोग दौड़ करके उन ब्रेड बेचने वालों के पास हम लोग दौड़ करके पहुँच जाया करते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या हम लोग ये जो जाया करते थे जिस तरीके से दौड़ करके ब्रेड के लिए, क्या ये हमारा प्यार था ब्रेड के लिए? ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रेड अगर लेने की बात होती तो ब्रेड तो पास्किन और बेस्टिन भी ले आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एट ऑल, द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन। यानी कि अगर हमारे मन में ब्रेड के लिए ही इतना ज़्यादा प्यार होता तो ब्रेड तो हमारे लिए पास्किन और बेस्टिन यानी कि जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो भी ला सकते थे। What was longed for were those ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। हमारे लिए जो चीज़ थी जो हमें खींचे ले जाती थी ब्रेड सेलर के पास, वो चीज़ क्या थी? ब्रेड बैंगल्स आया करती थी। यानी आपने अगर कभी डोनट्स को देखा हो तो बिल्कुल डोनट्स ही वो चीज़ हुआ करती थी जिनकी वजह से हम लोग ब्रेड सेलर्स के पास पहुंच जाया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क, और कभी कभी ये ब्रेड काफ़ी ज़्यादा मीठी हुआ करती थी। The baker made his music entry on the scene with a झंझंग sound of his special made bamboo staff. जो बेकर्स आया करते थे ब्रेड बेचने के लिए, उनकी जो बैम्बू थी उनमें कुछ झंझंग सी आवाज़ आया करती थी। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. अब जब ये लोग ब्रेड्स को लिया करते थे तो उनके पास जो ब्रेड की एक डलिया हुआ करती थी वो एक सिर पे हुआ करती थी और एक बैम्बू को लिए रहते थे वो लोग अपने साथ में, जिससे वो लोग आवाज़ करते थे। He would greet the lady in the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. जब वो लोग सुबह सुबह आया करते थे तो घर की जितनी लेडीज़ें हुआ करती थी, मतलब कि जिनको ब्रेड खरीदना होता था, उन लोगों को वो लोग बुलाते थे, गुड मॉर्निंग विश करते थे और विश करने के बाद में बास्केट्स को उस बैम्बू के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी मैंने सीधी रखी और उसके ऊपर मैंने किसी डलिया को रख दिया हो, इस तरीके से रख दिया करते थे। Wickets would be punished aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered टू द सर्वेंट। हम लोगों को, हम बच्चों को धक्का दे दिया जाता था कि जाओ साइड में रहो तुम लोग। जैसे कि हमारे घर में कोई सामान बेचने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने बच्चे होते हैं उनको हम लोग साइड कर देते हैं कि तुम लोग साइड रहो, तुम्हें टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो बताते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों को साइड कर दिया करते थे और सर्वेंट्स को भेज दिया जाता था कि भाई ये सारी जो ब्रेड्स हैं इनको लेकर जाओ। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार मानने वालों में से थोड़ी थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेंच पे खड़े हो जाया करते थे या एक बाउंड्री जैसे जो घर में बनी रहती है घर के कोने कोने में, ऐसी छोटी छोटी पतली पतली दीवारों पर खड़े हो जाया करते थे और वहाँ से झांकने की, बास्केट के अंदर झांकने की कोशिश करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अगर आपने कभी फ्रेश ब्रेड जहाँ बन रही हो वहाँ पर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो फ्रेश अगर ब्रेड होती है तो उसके पास से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी। तो वही बच्चे बताते हैं कि हम लोगों को वो फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। आज भी मैं उस फ्रेग्रेंस को याद कर पा रहा हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो ब्रेड की लोव्स हुआ करती थी वो बड़ों के लिए आती थी। लोव्स मतलब जैसे कि आपके घर में जो ब्रेड आती होगी उस ब्रेड को अगर स्लाइसेस में ना काटा जाए तो उसको लोफ ऑफ ब्रेड कहा जाता है। तो बड़ों के लिए वो लोफ आया करती थी और बच्चों के लिए बैंगल्स आया करती थी, जैसे डोनट्स होते हैं उसी टाइप की बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। जैसे ही हमको ब्रेड मिल जाती थी फिर हम लोगों को ब्रश करना भी एकदम याद नहीं रहता था कि हम लोगों को ब्रश करना है। और वॉश और माउथ, जैसे ही हमको ब्रेड मिल जाती थी तो हमको ये थोड़ी याद रहता था कि हमको दांत ब्रश करने हैं या हमको अपना मुँह भी धोना है। एंड वाई शुड वी, और हम मुँह धोएं भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? हम लोग इतना बवाल क्यों अपने सिर पर लें कि पहले के टाइम पे जब लोग ब्रश करते थे टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे लोग बबूल या नीम जैसी कोई लकड़ी को लेकर के उसी से दातून किया करते थे। इसी के बारे में नरेटर बता रहे हैं कि हम लोग भाई इतना स्ट्रगल करें भी क्यों कि नीम की लकड़ी को आम के पेड़ की लकड़ी को ले करके और उससे अपने दांत को ब्रश करें।
एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी क्यों ही हो सकता है। द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ, और इसी बात को एक्सक्यूज देते हुए बच्चे कहते हैं कि, यानी नरेटर अपने समय की बात बता रहे हैं और वो कहते हैं कि और वैसे भी शेर कभी ब्रश थोड़ी करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल अगर हम बात करें ब्रश करने की, तो जैसे हम लोग गर्म गर्म चाय पियेंगे, उस चाय की वजह से हमारा मुंह तो वैसे भी साफ हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये एक पार्ट था, और इसके आगे ऑथर इसके बारे में और भी बताते हैं, और वो कहते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड्स नोन एज बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि आपके घर में कोई शादी हो और शादी में मिठाई ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शादी हो, वहाँ पर ग्रूम और ब्राइड ही ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि नरेटर बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोवा में ब्रेड हुआ करता था, यानी कि शादी के जो गिफ्ट हुआ करते थे वो भी उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं था अगर मीठी वाली ब्रेड, जिसको बोल बोला जाता है, वो पार्टी में ना रहे। अगर वहाँ पर कोई भी पार्टी हो और उसमें ब्रेड ना हो, तो उस पार्टी की जो ब्रेड है, सॉरी, उस पार्टी की जो चार्म है, जो रौनक है, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब इतना बताने के बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर एक जगह के लिए, एक पर्टिकुलर गांव के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन्स ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट, और जो घर की महिलाएं, जो औरतें हुआ करती थी, वो अपनी बेटी के एंगेजमेंट्स में सैंडविचेस बनाया करती थी। बिना ब्रेड के सैंडविचेस नहीं बन सकते, राइट। केक्स एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और केक और बॉलिनाज ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी क्रिसमस और बाकी के फेस्टिवल्स में। केक्स के बारे में आप जानते हो, बॉलिनाज कोकोनट बिस्किट या कोकोनट कुकीज़ को बॉलिनाज बोला गया है यहाँ पर। Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential, और इसी वजह से बेकर की जो फर्नेस थी, फर्नेस का मतलब भट्टी होती है, एब्सोल्युटली एसेंशियल मतलब कि एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। यानी कि इसी वजह से कोई भी गांव में बेकर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। अगर किसी गांव में बेकर नहीं है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो ही नहीं सकती थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई। उस समय के जो बेकर्स या ब्रेड सेलर्स हुआ करते थे, वो एक तरीके की स्पेशल ड्रेस पहना करते थे जिसको कबई बोला जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक तरीके की फ्रॉक हुआ करती थी। इमेजिन करिए, मैं किसी बच्चे को आप लोगों ने बोरा देखा होगा, जूट का बना हुआ बोरा, तो वो जो बोरा हुआ होता है ना, वो बहुत लूज लूज सा होता है, राइट। तो अगर मैं बोरे की एक साइड को छोटा सा होल बना दूं जिससे गला अंदर जा सके, और उस बोरे को ही किसी के ऊपर डाल दूं, या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे स्कर्ट्स, सॉरी, जैसे फ्रॉक होती है ना, फ्रॉक के तरीके का कोई कपड़ा हो, और उसमें स्लीव्स वगैरह कुछ भी ना हो, सिर्फ स्पेशली एक बड़े से कपड़े को राउंड सेल दिया गया हो और उसमें से केवल गला निकला हुआ हो। इस तरीके की ड्रेस हुआ करती थी जो लोग ब्रेड बेचा करते थे, और उस ड्रेस को कबाई बोला जाता है। ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी देखिए दी हुई है, ये देखिए। नहीं, ये तो कोर की ड्रेस है। चलिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको यहाँ पर आपके लिए भेज दूँ, या मैं आपको दिखा सकूँ, तो मैं कुछ ऐसा अटैच कर दूँगी जिससे आपको कभी देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीच डाउन टू द नीज, यानी कि एक सिंगल पीस एक फ्रॉक की हुआ करती थी जो कि घुटनों तक होती थी। इन आर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट्स एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। आपने कभी केफरी देखी है? घुटने के नीचे होती है लेकिन फुल पैंट नहीं होती है। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गोवा में पहले के समय में, सबसे पहले के समय में जो बेकर हुआ करते थे वो कबई पहनते थे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई बोरा हो, बोरे को एक बार एक तरफ से काट दिया गया हो जिससे उसके अंदर सिर डाला जा सके, और बिल्कुल मिडी टाइप की फ्रॉक बना दी गई हो, ऐसे कपड़े पहले पहना करते थे। और नरेटर कहते हैं लेकिन हमने जिस ड्रेस में बेकर्स को देखा है वो ड्रेस तो एक हाफ जैसा पैंट हुआ करता था, वो पैंट केफरी जैसा पैंट हुआ करता था, बेकर्स वही पहना करते थे। उन पैंट्स की जो लेंथ हुआ करती थी वो फुल लेंथ भी नहीं होती थी और पूरी तरीके से हाफ पैंट भी नहीं होते थे।
Even today, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a पैडर. पैडर ब्रेड बेचने वालों को बोला जाता है. और नरेटर ये भी बताते हैं कि आज के डेट में भी अगर कोई ऐसे पैंट पहन लेता है जो ना तो हाफ हो ना तो फुल हो, उनको आज भी गोवा में कहा जाता है कि शायद ये पैडर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. या लोग बात करते करते कई बार बोल देते हैं कि आप पैडर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हो क्या, उनकी तरह ड्रेस पहने हुए हो. द बेकर यूजली कलेक्ट्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. जो बेकर्स हुआ करते हैं हुआ करते थे उस टाइम पे, वो जैसे बिजली का बिल होता है पूरे मंथ का एक बार में आता है, उसी तरीके से बेकर्स भी क्या करते थे, बिल इकट्ठा कर लिया करते थे मंथ में. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद पेंसिल्स. और जो मंथ के अकाउंट के यानी किस दिन कितनी ज़्यादा ब्रेड ली गई, इसका अकाउंट बनाया जाता था दीवारों पर. दीवारों पर पेंसिल से जो लेडीज़ें हुआ करती थी वो इसका हिसाब लिखा करती थी. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज. पुराने समय में बेकिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. प्रॉफिटेबल प्रोफेशन का मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ले जाने वाला बिजनेस. द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो बेकर हुआ करते थे या उनका परिवार हुआ करता था वो कभी स्टार्व यानी भूखा नहीं रहा. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. जो बेकर हुआ करते थे वो, उनका परिवार और साथ साथ उनके नौकर, हर कोई हमेशा संपन्न और सुखी ही देखने को मिला है. देयर प्लम्प फिजिक. प्लम्प फिजिक का मतलब कि जिसका शरीर कद्दू जैसा हो. आपने कभी सुना होगा. अच्छा, आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि मैं जितनी स्लिम हूँ या मैं जितना पतला हूँ मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा हूँ, फिट दिख रहा हूँ. बट पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता था जिसकी बॉडी जितनी ज़्यादा हेल्दी है, इसका मतलब कि उसके घर में उतनी ज़्यादा संपन्नता है, मतलब कि उसके घर में उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, उतना ज़्यादा उसके घर में उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी है या पैसे भी हैं. ठीक, सारी चीज़ें हैं और वो संपन्न है हर तरह से. तो ऐसा कहा जाता है कि पैडर की जो फैमिली हुआ करती थी वो हमेशा संपन्न और खुश रहा करती थी. और इसका एक प्रमाण उनकी बॉडी देखकर पता चलता है. यानी कि उनकी जो बॉडी थी वो एक जैकफ्रूट की तरह थी. देखिए आपको यहाँ आगे देखने को मिलेगा. देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. और आज के समय में भी अगर किसी का फिजिक यानी अगर किसी की बॉडी एक जैकफ्रूट यानी कि एक कटहल की तरह मोटी सी है, तो ऐसा माना जाता है कि वो उसकी जो अपीयरेंस है वो एक बेकर की ही है. इस पार्ट में सॉरी इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ लिए हैं. सेकंड और थर्ड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको भेज देती हूँ. और तब तक के लिए इंग्लिश पढ़ते रहिए. इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार ज़रा उनको मार्क कर लीजिएगा. टाइप्स ऑफ ब्रेड पूछ लेता है, बेकर की अपीयरेंस पूछ लेता है, इसके बाद फिजिक अपीयरेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिक अपीयरेंस, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है. इसके अलावा एक चीज़ को और याद रखिएगा कि ये थर्ड और जिंगलिंग साउंड से आप क्या समझते हो इसके बारे में ध्यान रखिएगा. इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आ सकते हैं. कभी कौन सी ड्रेस है, कहाँ पर पहनी जाती है, इसके बारे में भी पूछा जाता है. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए इसको कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.